सोचिए, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, भारत, फ्रांस, जर्मनी, ये सब देश हैं। ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें इतने नॉर्मल लगता है ना? जैसे हमेशा से ही ऐसा था। लेकिन क्या आपको पता है, एक वक्त था जब ये सिर्फ एक सपना था, एक रेवोल्यूशनरी सपना। तो चलिए, आज इसी सपने के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि यह हकीकत कैसे बना। और उस सपने की पहली झलक वो है इस तस्वीर में। जरा देखिए इसे। ये 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू का विजन है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया इमेजिन की जहां यूरोप और अमेरिका के सब लोग अपने झंडे, अपनी पहचान के साथ एक लंबी लाइन में आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बस एक पेंटिंग नहीं थी, ये आने वाले कल के लिए एक उम्मीद थी। तो आखिर क्या था ये सपना? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोर्यो का विजन था एक ऐसी दुनिया का जो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से बनी हो। मतलब ऐसे देश जहां लोग आपस में दुश्मनी नहीं बल्कि भाईचारा रखें। इस पेंटिंग में ना हर चीज का एक मतलब है। नीचे जमीन पर देखिए, राजा महाराजाओं के टूटे हुए मुकुट और तख्त पड़े हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अब तानाशाही का वक्त खत्म हो गया है और ये पूरी भीड़ जाग आ रही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ, जिसके एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की मशाल, और दूसरे में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। और ऊपर आसमान में देखिए, क्राइस्ट, फरिश्ते सब देख रहे हैं, जैसे इस बात पर मोहर लगा रहे हों कि सब देशों के बीच भाईचारा ही असली चीज है। अब सोर्यो का ये जो विजन था, ये इतना परफेक्ट, इतना आइडियल था कि लोग इसे यूटोपियन कहते थे। यूटोपियन यानी एक ऐसी कल्पना जो इतनी अच्छी हो कि असल में उसका होना लगभग नामुमकिन लगे। लेकिन कभी-कभी यही नामुमकिन सपने ही तो इतिहास बदलते हैं, है ना? ठीक है, सपना तो बहुत अच्छा था, पर सवाल ये है कि ये नेशन का आइडिया, ये अपने देश से जुड़ने की फीलिंग आखिर आई कहाँ से? एक आर्टिस्ट की कैनवस से निकलकर ये करोड़ों लोगों की हकीकत कैसे बन गई? इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़े धमाके से, एक ऐसा पॉलिटिकल और सोशल एक्सप्लोजन जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन की। देखिए, 1789 से पहले फ्रांस का मतलब था बस एक चीज, राजा और उसकी प्रजा, दैट्स इट। लेकिन इस रेवोल्यूशन ने पूरी गेम ही पलट दी। अचानक से ये ऐलान हुआ कि फ्रांस अब किसी राजा की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले नागरिकों का, सिटीजन्स का देश है। पावर अब महल से निकलकर सड़कों पर आ चुकी थी। ये आइडिया कि लोग ही देश बनाएंगे, लोग ही अपना फ्यूचर लिखेंगे, ये उस वक्त के लिए माइंड ब्लोइंग था। पर लोगों को ये नेशन वाली फीलिंग आएगी कैसे? रेवोल्यूशनरीज के पास इसका पूरा प्लान था। स्टेप 1, दो नए पावरफुल आइडियाज इंट्रोड्यूस किए गए, लपात्री यानी द फादरलैंड और लिसितोया यानी द सिटीजन। हम सब इस देश के बच्चे हैं और हम सब बराबर हैं। स्टेप 2, राजा का झंडा हटाओ और एक नया ट्राई कलर फ्लैग ले आओ, पूरे देश का एक सिंबल। स्टेप 3, एक नेशनल असेंबली बनाओ जिसे लोग खुद चुने। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, पूरे देश में एक जैसे कानून और एक कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच को लागू किया गया, ताकि अलग अलग बोलियों के बीच एक जुड़ने का जरिया बने। और ये जो आग थी ना, ये सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रही। ये इमेज देखिए, ये एक जर्मन एल्मनाक का कवर है, साल 1798 का। एक तरफ आपको दिखेगा फ्रांस का बैस्टील किला टूटता हुआ, और दूसरी तरफ वैसा ही एक किला जर्मनी में। मैसेज बिल्कुल साफ था, आज़ादी की ये हवा अब सरहदों को नहीं मानती। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जिसका नाम हिस्ट्री कभी नहीं भूल सकती, नेपोलियन बोनापार्ट। सवाल यह है कि वो हीरो था या विलन, एक लिबरेटर या एक कॉन्करर? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। नेपोलियन सच में एक पहेली था। एक तरफ उसने 1804 में नेपोलियनिक कोड लाकर रेवोल्यूशन के बेहतरीन आइडियाज को आगे बढ़ाया। जन्म से मिलने वाले सभी स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म, कानून के सामने सब बराबर, एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल और मॉडर्न बना दिया। लेकिन फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू। उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी ही खत्म कर दी, टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी और लोगों को जबरदस्ती अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया ताकि वो पूरा यूरोप जीत सके। तो लोगों का क्या रिएक्शन था? देखिए, इन दो तस्वीरों में पूरी कहानी है। शुरू में जहां भी नेपोलियन की आर्मी जाती थी, लोग उनका स्वागत करते थे, आज़ादी के पेड़ लगाते थे। उन्हें लगता था ये हमारे लिबरेटर्स हैं। पर बहुत जल्द ये आज़ादी एक बोझ, एक गुलामी जैसी लगने लगी और लोग फ्रेंच सोल्जर्स को दुश्मन की तरह देखने लगे, जैसा आप इस पहली इमेज में देख सकते हैं। और ये दूसरा कार्टून देखिए, ये 1813 में लाइप्जिग की हार के बाद का है।
इसमें नेपोलियन को एक पोस्टमैन दिखाया है जिसके बैग से जीते हुए सारे इलाके एक एक करके गिरते जा रहे हैं। तो एक तरफ ये जंग और पॉलिटिक्स चल रही थी, अजीबोगरीब साम्राज्य बन रहे थे, टूट रहे थे, लेकिन इन सब के पीछे ना एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल था जो लोगों के दिमाग में घूम रहा था। आखिर एक नेशन होता क्या है? आप खुद सोचिए इस बारे में। एक देश को, एक नेशन को क्या चीज़ बनाती है? क्या वो एक जैसी भाषा है, या एक जैसा धर्म, या बस एक जमीन का टुकड़ा जिस पर हम सब रहते हैं? इस मुश्किल सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया एक फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन ने। उन्होंने कहा कि एक नेशन सिर्फ जमीन या भाषा से नहीं बनता। ये एक रूह है, एक आत्मा है। ये बनती है हमारे साझे इतिहास से, कुर्बानियों से और उन महान कामों से जो हमने मिलकर किए हैं। उन्होंने कमाल की बात कही कि एक नेशन का होना एक डेली प्लेबिसाइट जैसा है। इसका मतलब हर दिन करोड़ों लोग अपने दिल में ये फैसला करते हैं कि हाँ, हमें साथ रहना है। ये एक फीलिंग है, एक कलेक्टिव विल। और इसी फीलिंग को, इसी आत्मा को एक पॉलिटिकल शेप देना, यही इन सभी राष्ट्रवादी आंदोलनों का एंड गोल था। एक राष्ट्र राज्य बनाना, यानी एक ऐसा देश जहां सिर्फ रूलर ही नहीं बल्कि वहां के ज्यादातर लोग एक कॉमन आइडेंटिटी, एक शेयर्ड हिस्ट्री फील करते हों। तो इस पूरे बदलाव का इंजन कौन था? कौन थे वो लोग जो राजाओं और महाराजाओं को चैलेंज कर रहे थे? ये थे यूरोप के नए नए हीरो, द न्यू मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नया ग्रुप उभर कर सामने आया। इनमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स थे। ये लोग पढ़े लिखे थे, लिबरल सोच रखते थे, और इन्हीं लोगों ने राजा महाराजाओं के स्पेशल प्रिविलेजेस के खिलाफ आवाज उठाई और नेशनल यूनिटी के आइडिया को सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया। तो जो कहानी एक आर्टिस्ट के सपने से शुरू हुई थी, जो रेवोल्यूशन की आग से गुजरी और नेपोलियन की तलवार से टकराई, अब वो यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और देखिए ये सफर कितनी तेजी से तय किया गया। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन का बिग बैंग, 1804 नेपोलियन का कोड जो एक वेव की तरह यूरोप में फैला, 1815 नेपोलियन का डाउनफॉल, फिर 1848 जब पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस की लहर दौड़ गई, सब नेशन स्टेट्स मांग रहे थे, और 1871 आते आते जर्मनी जैसा एक पावरफुल यूनिफाइड नेशन दुनिया के मैप पर आ चुका था। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? सदियों से जो मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स चल रहे थे, जहां अलग अलग कल्चर और भाषा के लोग बस एक राजा के अंडर रहते थे, वो सब टूटने लगे और उनकी जगह ली राष्ट्र राज्यों ने। यूरोप और पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तो आखिर में एक सवाल बचता है, राष्ट्रवाद, इसने दुनिया को जोड़ा या तोड़ा? सोचने वाली बात है। एक तरफ इसने एक जैसे लोगों को इकट्ठा करके बड़े बड़े देश बनाए, लेकिन दूसरी तरफ इसी फीलिंग ने बड़े बड़े साम्राज्यों को तोड़ दिया, नई बॉर्डर्स बनाई और आगे चलकर होने वाली न जाने कितनी जंगों के बीज भी बो दिए। तो जोड़ा या तोड़ा? इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है। ये एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर।